हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गीतांग शेट्टी क्लास। हम पढ़ रहे हैं ओ लेवल का मॉड्यूल 2 जो कि है वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, जिसका हम लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि है चैप्टर 8 और वो है वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग ओवरव्यू। ओके, तो हम इसके पहले भी 2 वीडियो बना चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, एंड इसका आज हम लास्ट में पार्ट बना रहे हैं, पार्ट 3 बना रहे हैं। अगर आप हमने हमारे प्रीवियस 2 वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको आप विजिट जरूर कर ले, बिकॉज कि उसी के कंटिन्यू में ये चल रहा है, तो तीनों पार्ट मिलाकर आप ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम टॉपिक से स्टार्ट करेंगे वो है सर्च इंजन। प्रीवियस वीडियो में हमने ये समझ लिया था कि हमें कैसे किसी वेबसाइट को बनाना है और उसे कैसे अपलोड करना है, कहाँ अपलोड करना है। तो हमने क्या किया, को वेबसाइट बनाया, वेबसाइट को होस्टिंग कर दिया। अब क्या है कि सर्चिंग कैसे होगा, यानी कि अब इंटरनेट पे हमारा वेबसाइट सर्च कैसे होगा, कैसे हमारा ट्रैवलिंग करेगा, ठीक है, कैसे किसी क्लाइंट के पास पहुंचेगा। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ये सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे सर्चिंग से रिलेटेड। ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे सर्च इंजन क्या है। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पे दुनिया के सभी वेबसाइट को सर्च किया जाता है। ओके, तो उसे हम सर्च इंजन कहते हैं। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अ सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इज डिजाइन टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, पूरे विश्व से, पूरे वर्ल्ड वाइड वेब, दुनिया के जितने भी सर्वर है उन सभी सर्वर से क्या करता है, तो वो सर्चिंग करके हमें इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, सर्च इंजन वर्क कहाँ करता है, तो सर्च इंजन जो सॉफ्टवेयर है ये ब्राउजर पे रन करता है। ओके, यानी कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो एक ब्राउजर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ब्राउजर के अंदर हम सर्च इंजन होता है और उसमें हम सर्चिंग करते हैं। ओके, तो जैसे हम कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं या फिर कोई वेबसाइट सर्च करते हैं, तो पूरे विश्व में जहाँ भी उसका सर्वर होगा वहाँ से वो सर्चिंग करके हमारे पास लेके आएगा। और हम जानते हैं इसमें कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं। प्रोटोकॉल्स भी हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया हुआ है, तो अगर आप नहीं जानते हैं, नहीं पढ़े हुए हैं प्रीवियस वीडियो को, तो आप उसे जरूर एक बार विजिट कर लें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, द इंफॉर्मेशन में बी अ मिक्स ऑफ वेब पेज। ठीक है, बहुत सारे वेब पेज का मिक्स भी हो सकता है, इमेज का मिक्सिंग हो सकता है, एंड अदर टाइप्स ऑफ फाइल, यानी कि कोई भी फाइल हो सकता है, यानी कि जो भी हम सर्चिंग कर रहे हैं वहाँ पे हमारा किसी भी टाइप का फाइल हो सकता है। ओके, आप इमेज, ऑडियो, वीडियो, पीडीएफ, डॉक्स फाइल, एक्सेल फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल, टेक्स्ट फाइल, कैसा भी फाइल है उसको आप सर्च कर सकते हैं। इवन आप वेबसाइट को भी सर्च कर सकते हो, किसी वेब पेज को सर्च कर सकते हो, एवरीथिंग हम सर्च कर सकते हैं। ओके, टुडे देयर आर thousands of different search engine available on the internet, each with either own ability and features। ठीक है, यहाँ पे हजारों वेबसाइट क्या है कि इंटरनेट पे अवेलेबल है और सभी अपने अपने आप में एक अच्छी क्वालिटी रखता है, अपनी फैसिलिटी, फीचर्स है सभी वेबसाइट के पास, और वो अपने अकॉर्डिंग यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि फ्लिपकार्ट की बात करें, अमेजोन की बात करें, तो ये दोनों तो ई कमर्शियल वेबसाइट है, लेकिन इन दोनों की अपनी अपनी एबिलिटीज है, अपनी अपनी फीचर्स है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों पॉपुलर है। टुडे द मोस्ट पॉपुलर एंड वेल नोन सर्च इंजन इज गूगल। ठीक है, और यहाँ पे एक बहुत ही पॉपुलर सर्च इंजन है जिसे हम गूगल कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपको कोई भी सर्च करना होगा, कोई भी कहता है कि गूगल पे चले जाओ, गूगल कर लो, तो गूगल एक्चुअली है क्या, तो गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, एंड एक और आप वर्ड सुने होंगे गूगल क्रोम, तो गूगल क्रोम नॉट अ सर्च इंजन, वो एक ब्राउजर है। ठीक है, ब्राउजर एंड सर्च इंजन दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। ब्राउजर क्या है, तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है और उसको एग्जीक्यूट कराया जाता है। ओके, एंड ब्राउजर पे जो सर्चिंग करने के लिए हम जिस वेबसाइट का यूज करते हैं, जिस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, उसे हम वेब सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये होता है सर्च इंजन, जैसे गूगल सर्च इंजन, याहू सर्च इंजन। हमारा यूट्यूब भी एक सर्च इंजन की तरह ही काम करता है, जिसमें हम किसी भी वीडियो को सर्च कर सकते हैं। ओके, तो जहाँ भी सर्चिंग करने की हमें टैब मिलता है, सर्चिंग का ऑप्शन मिलता है, वो सभी सर्च इंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल ऑफ अदर सर्च इंजन yahoo.com, ask.com, bing.com, और मैं बता दूं DuckDuckGo है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, तो सर्च इंजन के एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, तो सर्च इंजन में बेसिकली यही है कि www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब से किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करके लेके आ जाओ। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेटा सर्च इंजन। मेटा सर्च इंजन बहुत ही पॉपुलर है, ये भी एक सर्चिंग का ही वर्क करता है, ये भी एक सर्चिंग टूल ही है। यहाँ पर लिखा हुआ है, मेटा सर्च इंजन आर सर्च इंजन टूल दैट पास
क्वेरी ऑन टू मेनी अदर सर्च इंजन। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि मेटा सर्च इंजन का वर्क क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन पे सेम क्वेरी को, यानी कि सपोज हमने कोई क्वेश्चन लिखा या फिर कोई भी हम कुछ भी सर्च कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन पे सेम कीवर्ड को सर्च करेगा और सभी का समरी, ठीक है, यानी कि गूगल पे भी सर्च करेगा, याहू पे भी सर्च करेगा, आस्क पे भी सर्च करेगा, एंड बिंग है, कोई भी जितने भी सर्च इंजन है सभी सर्च इंजन पे उस कीवर्ड को सर्चिंग करेगा। सर्चिंग करने के बाद समराइज करके सबको रिजल्ट हमें दिखा देगा। ठीक है, तो ये होता है मेटा सर्च इंजन। मेटा सर्च इंजन कहने का मतलब कि हमने एक बार सर्च किया तो वो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन से सर्च करेगा और उनके अकॉर्डिंग जो बेटर रिजल्ट होगा उन सभी रिजल्ट को हमारे पास लेके आएगा। ठीक है, तो ये होता है मेटा सर्च इंजन का वर्क। एंड यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है, अ मेटा सर्च इंजन इज अ सॉल्यूशन ऑफ ओवरकम दिस लिमिटेशन। ठीक है, लिमिटेशन को ये अवॉइड करते हैं। लिमिटेशन कहने का क्या मतलब कि हमने एक वेबसाइट पे कुछ सर्चिंग किया है तो वो तो उसी से रिलेटेड देगा, है ना, यानी कि हमने गूगल क्रोम दिया या फिर याहू पे हम कोई सर्चिंग कर रहे हैं तो वो अपने सोर्स से रिसोर्स लगाकर जितना सर्चिंग कर सकता है उसने किया। लेकिन मेटा सर्च इंजन का क्या है कि याहू को भी सर्चिंग करेगा, गूगल से भी सर्चिंग करेगा, आस्क से भी सर्चिंग करेगा, जितने भी सर्च इंजन है उन सभी से सर्चिंग करेगा और उन सब का जो जो बेस्ट रिजल्ट होगा उन सबको समराइज करके हमारे पास लेकर आएगा, उसको हमारे पास डिस्प्ले करेगा। ओके, तो ये बेनिफिट है मेटा सर्च इंजन का। और वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, बाय कंबाइनिंग मल्टीपल रिजल्ट्स फॉर डिफरेंट सर्च इंजन। डिफरेंट सर्च इंजन का जो भी रिजल्ट है उन सभी को कंबाइन करके हमें दिखाएगा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे डॉगपाइल लिखा हुआ है। डॉगपाइल एक ऐसा सर्च इंजन है जो कि सभी वेबसाइट को सर्चिंग करता है और उनका कंबाइन करके रिजल्ट हमें दिखाने का काम करता है। ठीक है, और ये बहुत ही बेहतरीन है। मेटा सर्च इंजन जो है ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हमें देता है। एक्सपीरियंस कहने का मतलब क्या है कि हमने सर्च किया कोई भी प्रोडक्ट के बारे में तो वो सभी वेबसाइट से कंपेयर करेगा, कंपेयर करने के बाद जो उनका बेस्ट रिजल्ट होगा वो सभी हमारे पास डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो ये था मेटा सर्च इंजन जो कि वेरियस सर्च इंजन से सर्चिंग करके जो भी उसका कंबाइन करके समराइज करके जो बेस्ट रिजल्ट होगा वो हमें दिखाएगा। ठीक है, तो ये होता है मेटा सर्च इंजन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा सर्च इंजन एंड मेटा सर्च इंजन में क्या डिफरेंस है। तो सर्च इंजन जो है वो अपना स्पेशल सर्चिंग करने का काम करेगा, जैसे गूगल करेगा तो गूगल अपना सर्च करके वो अपना यूजर को डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, अगर कोई याहू सर्च इंजन यूज कर रहा है तो याहू अपने सोर्स से जितने भी सर्चिंग करके दिखाएगा वो उसका स्पेशल हो गया। लेकिन मेटा सर्च इंजन की बात करें तो मेटा सर्च इंजन का क्या वर्क है कि वो सभी वेबसाइट से सभी सर्च इंजन से सर्चिंग करके हमें समराइज करके रिजल्ट दिखाएगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। अब सर्चिंग तो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब पे हो रहा है। एक्चुअली में वर्ल्ड वाइड वेब का मीनिंग क्या है, ये क्या है, इसे मैं बता दूं कि हमने शॉर्ट में www भी बोलते हैं या फिर 3W भी हम बोलते हैं। ठीक है, W3 या 3W ऐसे भी हम बोल सकते हैं। इसको हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम standards to allow a user access web page governed by the protocol where you can create or access your website containing text, graphics, audio and video etc etc। तो ये बता रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, तो एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्या करता है, तो पूरी दुनिया से पूरे विश्व से प्रोटोकॉल एक गवर्न किया गया है, एक प्रोटोकॉल डिफाइन किया गया है। उस प्रोटोकॉल के तहत वो सर्चिंग करता है एंड सर्चिंग करके हमें वो रिजल्ट दिखाता है। अब इसमें आपका अपना भी वेबसाइट हो सकता है या फिर किसी दूसरे का वेबसाइट से आप डेटा एक्सेस कर सकते हो। और डेटा में क्या क्या कंटेनिंग होगा, तो टेक्स्ट होगा, ग्राफिक्स होगा, ऑडियो होगा, वीडियो होगा एंड अदर टाइप्स ऑफ फाइल हो सकते हैं। सपोज पीडीएफ भी हो सकता है, पीपीटी भी हो सकता है, एक्सेल भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, कुछ भी वेरियस टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम सर्चिंग कर सकते हैं। इवन वेब पेज भी सर्च कर सकते हैं, टेक्स्ट भी सर्च कर सकते हैं, एवरीथिंग हम सर्चिंग कर सकते हैं। और ये पूरे विश्व में है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में
किसी के भी सर्वर से हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है, जैसे कि हम फेसबुक यूज़ करते हैं, तो फेसबुक एक्चुअली है कहाँ का, तो अमेरिका का है, यूएसए का है। तो हम यूएसए के सर्वर से अपने डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, या फिर हम किसी दूसरे के डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, कोई भी एक सर्चिंग कर रहे हैं, डेटा एक्सेसिंग का काम हो रहा है, तो ये कैसे वर्क हो रहा है, तो www के तहत हो रहा है। ठीक है, ये पूरे विश्व भर में ये रूल्स अप्लाई किए गए हैं। द इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा है कि इंटरनेट क्या है, तो एक ग्लोबल सिस्टम है। ग्लोबल कहने का मतलब वो है कि जो पूरा विश्व इसमें कनेक्टेड है। ठीक है, ये ग्लोबल सिस्टम है जहाँ पे हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क्स। यानी कि इंटरनेट को हम ऐसे भी कह सकते हैं नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। बहुत सारे नेटवर्क के कलेक्शन को भी हम इंटरनेट कह सकते हैं। तो नेटवर्क में होता क्या है कि जहाँ पे वेरियस नोड्स, वेरियस होस्ट या कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ग्लोबली जो है ये इंटरनेट जो है वो ग्लोबल नेटवर्क है जहाँ पे हर एक पर्सन कनेक्टेड है। एंड इसका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसके तहत ये डेटा सर्चिंग करने का काम करता है, या फिर डेटा ट्रैवलिंग करने का भी काम करता है, सर्वर टू क्लाइंट एंड क्लाइंट टू सर्वर। ये डेटा एंड डॉक्यूमेंट ट्रांजैक्शन जो होता है इसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, उसको सभी को फॉलो करने होते हैं, जो कि क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है TCP/IP। इसे हम TCP/IP मॉडल भी कहते हैं, TCP/IP प्रोटोकॉल भी कहते हैं। ठीक है, तो TCP/IP मीन्स क्या होता है कि TCP फॉर होता है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP मीन्स होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। डॉक्यूमेंट ट्रांजैक्शन करने के लिए हम ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। एंड आईपी का यूज क्या किया जाता है, तो किस डिवाइस से किस डिवाइस तक हमें पहुंचाना है, यानी कि सोर्स कंप्यूटर का आईपी एड्रेस क्या है एंड डेस्टिनेशन कंप्यूटर का आईपी एड्रेस क्या है, तो उसके लिए आईपी का यूज किया जाता है। तो टीसीपी आईपी एक मॉडल है, इसमें लेयर भी होते हैं, बहुत सारे फंक्शनैलिटी होती है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं जिसके तहत ये हमारा सर्चिंग का काम होता है एंड डेटा ट्रांजैक्शन का काम होता है। और ये कैसे होता है, तो सर्वर के थ्रू होता है, सर्वर एंड क्लाइंट के बीच में ये ट्रांजैक्शन करने का वर्क करता है। ओके, तो सर्वर बिलियंस ऑफ यूजर्स वर्ल्ड वाइड, यानी कि और ये जो टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल है बिलियंस ऑफ यूजर्स इसको यूज कर रहे हैं, बहुत सारे जो हमारा सर्वर है वो सभी यूज कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड पे, यानी कि पूरे विश्व स्तर पे हम इसका यूज कर रहे हैं, यानी कि हर कंट्री इस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। और हम यहाँ पे देख रहे हैं नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। जैसे कि हमने बताया था कि इंटरनेट क्या है, बहुत सारे नेटवर्क्स के नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं। कभी कभी अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या इंटरनेट एंड www क्या सेम है। नहीं, यहाँ पे सेम नहीं है। इंटरनेट दैट मीन्स व्हाट, इंटरनेट दैट मीन्स कि जहाँ पे डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है, वो होता है इंटरनेट। एंड www का मतलब है जहाँ पे हर एक पीपल कनेक्टेड है। तो इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट जैसे कि हमें कोई ट्रांजैक्शन करना है तो वहाँ पे हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, रिक्वेस्ट भेजना है एंड रिस्पॉन्स लेना है, तो ये इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, और ये इंटरनेट जो है ये पूरे विश्व भर में कनेक्टेड कर रहा है, पूरे नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा है। तो ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जहाँ पे हर एक पर्सन कनेक्टेड है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, एंड ये भी हम कह सकते हैं कि जहाँ पे क्या हो रहा है कि वो सर्चिंग करने का काम कर रहे, ट्रैवलिंग करने का काम कर रहे, तो ये पूरे विश्व भर पे यूज किए जाने वाला जो प्रोटोकॉल्स है ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, एंड कंटेंट्स कह रहा है यहाँ पे जो वर्ल्ड वाइड वेब का जो नेटवर्क है इसमें मिलियंस ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स कनेक्टेड है। अगर मैं एक नेटवर्क की बात करूँ, सपोज हमारा एक इंस्टीट्यूट है, तो इसमें जितने भी कंप्यूटर्स लगे हुए हैं ये सभी भी एक नेटवर्क है। ओके, तो ये क्या है, तो ये हमारा अपना प्राइवेट नेटवर्क हो गया। और यहाँ पे हम जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो इस इंटरनेट में क्या हो रहा है कि जो हमारा लिमिटेड कंप्यूटर्स है वही कनेक्टेड है, तो ये भी एक इंटरनेट कहा जा सकता है। लेकिन वैसा इंटरनेट जहाँ पे पूरा विश्व के कंप्यूटर, पूरे विश्व के पीपल कनेक्टेड है, तो वो क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड वेब में सभी कंपनी, सभी प्राइवेट लिमिटेड है या फिर पब्लिक है, जो भी कोई भी नेटवर्क है, सभी नेटवर्क इसमें कनेक्टेड होते हैं। इवन हमारा जो गवर्नमेंट नेटवर्क होता है वो भी कनेक्टेड होता है एंड लोकल जो है वो भी कनेक्टेड होता है। ठीक है,
और इसे यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है दैट आर लिंक्ड बाय अ ब्रॉड एरे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक एरे है। एरे का मतलब क्या है कि सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक लिस्ट बन गया है, ठीक है। तो ऐसे को हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। और ये लिंकिंग का काम वायरलेस भी हो सकता है एंड वायर्ड के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखा वायरलेस एंड ऑप्शनल नेटवर्क टेक्नोलॉजी, यानी कि हम वायरलेस भी कनेक्टेड हो सकते हैं एंड ऑप्शनल नेटवर्क टेक्नोलॉजी जैसे कि वायर्ड भी हो सकता है। वायर्ड में हम ट्विस्टेड पेयर केबल से फाइबर ऑप्टिक केबल के टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्टेड है। तो वेरियस टाइप से हम नेटवर्क एस्टेब्लिश कर सकते हैं। कोई सा भी नेटवर्क हो सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं वायरलेस ही होना चाहिए या फिर वायर्ड ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप किसी भी नेटवर्क को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, तो जहाँ पे पूरे विश्व के कंप्यूटर कनेक्टेड है एंड जिसको यूज करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाया गया है उसको वो फॉलो करता है फॉर डेटा ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है। एंड ये पूरे विश्व भर में वर्क किए जाते हैं। और इसको हम थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेते हैं और इनके जो फाउंडर है उनका नाम क्या है उनके बारे में भी हम समझ लेते हैं। तो जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है ये कब इन्वेंट हुआ था और कहाँ से इन्वेंट हुआ था, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ब्रिटिश साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, इसको इन्वेंट किया था और उनका नाम क्या था, टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। ये उन साइंटिस्ट का नाम था जो कि ब्रिटिश साइंटिस्ट थे एंड ये कब हुआ था, तो 1989 में ये इन्वेंट किया गया था। ओके, तो हमने वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में भी समझ लिया और यहाँ पे इमेज से आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि पूरे विश्व भर में जितने भी पार्ट है, जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसे हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर या वेब सर्वर के बारे में। ओके, तो जैसे कि हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि वेब सर्वर क्या है, या फिर हम स्टार्टिंग से भी वेब सर्वर के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं, बट आज हम यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे समझेंगे। तो वेब सर्वर एक्चुअली है क्या, तो वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर डिवाइस है या फिर ऐसा प्रोग्रामिंग सिस्टम है जहाँ पे हम अपने सारे वेबसाइट को स्टोर कराते हैं, या फिर दुनिया के कोई भी ऐसा पर्सन है जो भी वेबसाइट बना रखे हैं वो सभी उस सर्वर पे अपलोड करके रखते हैं। क्यों अपलोड करते हैं, क्योंकि कोई भी पर्सन पूरे वर्ल्ड से कहीं से भी उस वेबसाइट को एक्सेस कर सके, इसलिए। तो हम इसके बारे में और बेहतर समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ वेब सर्वर इज अ प्रोग्राम दैट यूज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। एक वैसा प्रोग्राम जहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, यानी कि HTTP एक प्रोटोकॉल है और ये एक व्यापक, एक विश्व स्तरीय पे यूज होने वाला एक कॉमन प्रोटोकॉल है। जहाँ कभी भी आप कोई भी वेबसाइट को आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे लिखा हुआ है HTTP लिखा हुआ होता है या फिर HTTPS लिखा हुआ होता है। तो वो क्या है कि वो एक प्रोटोकॉल है और ये प्रोटोकॉल ये बताता है कि ये पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं जहाँ भी सर्वर होगा वो उसको सर्च करेगा, ठीक है। तो वो एक्चुअली कहाँ सर्च करता है, तो जो वेब सर्वर है वहाँ पे ये जाकर सर्च करता है। तो वेब सर्वर को ही हम यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर भी बोलते हैं, जो कि वेरियस लोकेशन पे हो सकते हैं, सबकी अपनी अपनी सर्वर होगा और वो अपने अपने लोकेशन पे स्टोर होंगे। सो ये क्या करता है, तो जो हमारा वेब सर्वर है वो HTTP प्रोटोकॉल को फॉलो करता है और ये उसका एक सिस्टम है टू सर्वर द फाइल्स दैट फ्रॉम वेब पेज टू यूजर। और ये प्रोटोकॉल क्या यूज करता है, क्या इसका वर्क है, तो इस प्रोटोकॉल की ये फंक्शनैलिटी है कि वेब सर्वर से फाइल को रिसीव करके यूजर तक पहुंचाने का काम करता है, या फिर अगर यूजर कोई रिक्वेस्ट भेजता है तो उस रिक्वेस्ट को वो क्या करेगा, तो सर्वर तक पहुंचाने का वर्क करता है। और जो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में ये लिखा हुआ है, इन रिस्पॉन्स ऑन देयर रिक्वेस्ट एंड, और क्या करता है सर्वर, तो जो भी रिक्वेस्ट, अगर कोई भी क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो उस रिक्वेस्ट को ये रिस्पॉन्स भी करता है, विच आर फॉरवर्डेड बाय देयर कंप्यूटर्स HTTP क्लाइंट्स, ठीक है। यानी कि वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका क्लाइंट है उन्हें जो भी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड किया है उसका वो प्रॉपर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वेब सर्वर का या WW सर्वर का ये वर्क है कि ये HTTP प्रोटोकॉल को यूज करता है और क्लाइंट HTTP के थ्रू जो भी रिक्वेस्ट सेंड किया है उसका वो प्रॉपर रिस्पॉन्स करेगा। ऑल कस्टमर्स दैट होस्ट वेबसाइट मस्ट हैव वेब सर्वर प्रोग्राम, ठीक है। जितने भी होस्ट हैं, जितने भी वो क्लाइंट हैं जो अपने सर्वर पे
वेबसाइट अपलोड किए हुए हैं उन सभी को क्या ज़रूरत है, तो वेब सर्वर की ज़रूरत है। यानी कि सपोज कल को आप भी एक वेबसाइट बना लिए तो अपने वेबसाइट को कहाँ पे रखोगे, कहाँ वो एग्जीक्यूट करेगा, कहाँ ऐसी जगह रखोगे जहाँ पे कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। तो वो जो लोकेशन होता है जहाँ पे हम होस्टिंग करते हैं उस पोजीशन को, उस लोकेशन को हम वेब सर्वर कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, तो एक सर्वर पे अपने वेबसाइट को होस्टिंग कर दिया। तो ये कोई भी कस्टमर अपने वेबसाइट को होस्टिंग कर सकता है। तो होस्टिंग करने के लिए हमें एक वेब सर्वर की ज़रूरत होती है। तो वेब सर्वर प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है। तो देखते हैं कि और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो एक वेब सर्वर में क्या क्या और फैसिलिटी होनी चाहिए। तो इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, अ वेब सर्वर इंक्लूड हाउ वेल इट वर्क विद द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर सर्विसेज। यानी कि जो उसका सिस्टम है उसको अच्छे तरीके से ऑपरेट करे, अच्छे तरीके से चलाए, यानी कि सर्वर का मेंटेनेंस भी करे एंड सर्विस का भी मेंटेनेंस करे। यानी कि जो सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है क्लाइंट को वो अच्छे तरीके से प्रॉपर एक मैनर में सर्विस मिले। तो इन सभी की एबिलिटी होनी चाहिए इसको हैंडल करने के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्स एबिलिटी टू हैंडल सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। यानी कि जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है वो उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कराएगा। सिक्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, यानी कि वेब सर्वर में सिक्योरिटी बहुत ही मजबूत होना चाहिए ताकि कोई डेटा लीक ना हो, कोई हैकर उस पर अटैक ना कर सके। ठीक है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के वेबसाइट उस पर रखे हुए हैं, सारा इन्फॉर्मेशन उस सर्वर पे रखा गया है। अगर उसकी सिक्योरिटी लो हो गई तो पूरा सारा जितना भी इंफॉर्मेशन है सारा मार्केट में फैल जाएगा, बहुत लीक हो जाएगा, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है कि सिक्योरिटी उसकी हाई होनी चाहिए किसी भी सर्वर की। एंड the particular publishing, search engine and site building tools that come with it। ठीक है, और यहाँ पे ये बता रहा है कि इनके साथ क्या क्या होना चाहिए। तो वेबसाइट को बिल्डिंग करने के भी टूल्स होने चाहिए और भी बहुत सारे हैं। सर्चिंग इंजन की जो कैपेसिटी है वो भी सही होना चाहिए। तो कुछ सर्वर के यहाँ पे नाम है, एग्जांपल आप नीचे देख सकते हैं। सर्वर सॉफ्टवेयर है कि अपाचे एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, तो वेब सर्वर बनाने में ये हेल्पफुल करता है। ठीक है, यानी कि हम अपने कंप्यूटर को भी एज ए सर्वर ट्रीट कर सकते हैं, हम सर्वर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट कराने पड़ते हैं अपने सिस्टम पे। उसके कुछ कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, उनको करने होंगे तो हमारा भी कंप्यूटर सर्वर बन सकता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, अपाचे सर्वर हो गया, विंडोज एक्स सर्वर हो गया, IIS हो गया, ठीक है, NGNIX सर्वर हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे सर्वर होते हैं, हम यूज कर सकते हैं। इवन PHP को ही यूज करना है, ठीक है, तो इन सब के लिए हम अपने वेबसाइट को करने के लिए जैम सर्वर होता है, ठीक है, वैम सर्वर होता है। तो ये कुछ सर्वर है, उसको भी हम यूज करते हैं। तो ये थे हमारे वेब सर्वर एंड www सर्वर, दोनों एक ही चीज़ है, जो कि क्या करते हैं, तो हमारे वेबसाइट को होस्टिंग करने का एक जगह देते हैं और वो एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं जो क्या है HTTP। और इसी के थ्रू क्या होता है, तो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है एंड सर्वर रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट्स है, आपको याद रखने हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कुछ एग्जाम्पल भी, सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल भी देख लिए, बट इसके अलावा भी बहुत सारे सर्वर होते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट सर्वर है। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है, लिस्ट बना रखा है 10 सर्वर यहाँ पे एक्स्ट्रा और है। फर्स्ट जो है ये एप्लीकेशन सर्वर है जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा, ठीक है। FTP सर्वर है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, तो ये भी एक सर्वर है जहाँ पे हम नॉर्मली फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट सर्वर हो गया, ओपन सोर्स सर्वर हो गया, वर्चुअल सर्वर, वेब सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर, मेल सर्वर जहाँ पे आप कोई भी ईमेल करते हो तो वो सारा डेटा स्टोर होता है, ठीक है। रियल टाइम कम्युनिकेशन सर्वर एंड टेलनेट सर्वर, तो ये सभी क्या है, तो ये भी एक सर्वर ही है जहाँ पे हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं एंड कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और कहीं भी किसी भी क्लाइंट से कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। तो ये सभी सर्वर कहाँ पे इंस्टॉल होते हैं, तो ग्लोबली होते हैं, या फिर अगर आप अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर में इन सभी को इंस्टॉल करते हैं तो वो भी आपका कंप्यूटर क्या हो सकता है, तो एक सर्वर बन सकता है, ठीक है। तो ये थे हमारे वेब सर्वर एंड www सर्वर। अब हम कुछ पब्लिशिंग टूल्स को देख लेते हैं जो कि क्या करते हैं, तो वेबसाइट और पब्लिश करने के लिए हेल्पफुल करते हैं, जो कि हमारे इम्पोर्टेंट कुछ टूल्स हैं। ये सभी एक सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके मदद से आप
वेबसाइट अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब पब्लिशिंग टूल आर अवेलेबल इन मार्केट विच इज गिवन बिलो। ये सभी जितने भी यहाँ पर टूल्स हैं ये सभी एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करते हैं, तो वेबसाइट डिजाइन करने में हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, नेटस्केप, नेविगेटर, गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे हैं जो कि आप इसमें पढ़े भी होंगे। हम लोग आपको एडोब ड्रीमवीवर पे भी काम करके दिखाया हुआ है जिसमें आपने CSS को देखा था, तो ये कुछ पॉपुलर है। तो एडोब ड्रीमवीवर में CSS वाली जो फील्ड होती है वो बहुत बेहतर होती है, तो उसमें हमने आपको करके दिखाया था। इक्लिप्स है, तो इक्लिप्स भी एक IDE है, एक टूल ही है जिसके मदद से आप वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। वैसे तो और भी प्रोग्रामिंग इसमें किया जा सकता है, बट ये सभी वेब पब्लिशिंग टूल्स के लिए बेटर है। एंड यहाँ पे एक और थर्ड नंबर पे आप देख सकते हैं एडोब पेज मेल है एंड साइट मेल है। तो ये सभी हमारे वेबसाइट को अच्छे तरीके से क्रिएट करने में हेल्पफुल करते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ पब्लिशिंग टूल्स। एंड यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है क्योंकि टूल्स के हमें नाम ही जानने हैं और कुछ इसमें ज़्यादा डेप्थ है नहीं। अगर इन सभी को देखा जाए तो सभी अपने अपने आप में एक बुक हो सकते हैं, यानी कि इन सभी का अपना डेप्थ है। क्योंकि ड्रीमवीवर एक एप्लीकेशन अगर इसको बताया जाए तो इसमें भी बहुत सारे लिस्ट हो सकते हैं, बट हमें केवल टूल्स के नाम जानने हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो हमने कुछ पॉपुलर नाम रखे हुए हैं टूल्स के नाम। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, और आप लोग एग्जाम की तैयारी करें। और आप लोग को पता भी होगा कि इस साल 2020 में क्या हुआ कि लॉकडाउन के कारण हमारा जो एग्जाम का प्रीवियस एग्जाम जो जनवरी में हुआ था उसका रिजल्ट भी लेट आया था, यानी कि जो रिजल्ट अप्रैल या मई के फर्स्ट वीक तक आ जाता था वो कब आया, तो इस मंथ के मतलब कि मई के लास्ट में आया था, यानी कि 1 महीना लेट चल गया। ठीक है, तो इसलिए जुलाई 2020 में जो एग्जाम होने वाला है वो डेट एक्सटेंड कर चुका है, जो कि अब सितंबर में होने वाला है। 12 सितंबर से एग्जाम होगा। सो आपके पास अभी बहुत सारा टाइम है, आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग का जो हमारा मॉड्यूल 2 है O लेवल का वो एंड होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमने से पूछ सकते हैं अगर कोई भी कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।